हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसे लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था हमारा विंग बेहोश हो चुका था और वहीं वांग जी अपने अंकल और विंग की मदर मतलब मैडम यू के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क गया था, क्योंकि उन दोनों की लड़ाई के कारण ही तो विंग बेहोश हुआ है ना। वांग जी को ऐसा ही फील हो रहा था, वो उसे लेकर बाहर निकलने वाला था। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि किस कारण ये दोनों सेक्ट लड़ाई करते हैं, किस कारण ये दोनों सेक्ट एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो हम छोटा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। ओके, बाओसेन सरन, मैडम लैन और जांग फैमिया की मदर तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। बाओसेन सरन की दो बेटियां थी, यू सरन और चांगसी सरन। दोनों का ही रिश्ता बाओसेन सरन ने एक एक परिवार में तय कर दिया था, जैसे कि जैंग फैमिया के साथ मैडम यू का रिश्ता और सेरेन मतलब चांगसी सेरेन के साथ लैन फैमिली का रिश्ता। लैन फैमिली में उसके बड़े भाई मतलब लैन कुरेन के बड़े भाई चिंगहन जुन की शादी हो चुकी थी और लैन कुरेन की होने वाली थी, वो भी चांगसे सरन से। ये सब पहले से ही डिसाइड हो चुका था। लैन कुरेन जब से अपनी होश संभाले मतलब कि जब से वो 17 साल के हुए हैं और उन्हें पता चला कि उनकी वाइफ चांगसे सरन बनने वाली है, तब से वो अपने दिल में चांगसे सरन के लिए फीलिंग को बढ़ा रहे थे और वो शायद तक उन्हें अपना लाइफ पार्टनर भी मान चुके थे। वहीं हमारी मैडम यू और जैंग फैमिली की शादी हो चुकी थी, उनका एक बेबी भी हो चुका था। तब चांगसी सरन सिर्फ 16 या 15 साल की थी। चांगसी सरन बहुत ज़्यादा ही शरारती थी, वो हमेशा ही इधर-उधर खेलती कूदती रहती थी। वो कभी भी घर में टिकती ही नहीं थी, इसीलिए बाओसेन सरन ने उसे लैन क्लैन में भेज दिया था, कुछ रूल याद करने के लिए और कुछ उसे समझने के लिए, क्योंकि चांगसी सरन बाद में हमारे लैन फैमिली में तो आएगी ना, इसीलिए वो सभी चांगसी सरन को वहाँ लैन क्लैन में भेज दिए थे। पर वो मतलब चांगसी सरन अपनी बहन यू सरन के पास जाना चाहती थी, क्योंकि उनके बेबी हो चुके थे, उन्हें देखना था, इसीलिए वो जिद करके अपनी बहन के पास मतलब कि जान सेक्ट में आ गई थी। चांगसे सरन ने पहली बार वहाँ वी चांगसे को देखा था। वी चांगसे जैंग फैमिया के सौतेले भाई थे, मतलब कि अडॉप्टेड भाई। जैंग फैमिया के फादर और मदर ने वी चांगसे को अडॉप्ट किया था, इसीलिए वो उसकी फैमिली में रहते थे। चांगसे सरन बहुत ज़्यादा ही शरारती थी, जिसके कारण मैडम यू तो उसके पीछे भाग नहीं सकती ना, इसीलिए उन्होंने वी चांगसे को उसके पीछे लगाया था और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। वैसे भी चांगसे सरन सिर्फ 16 साल की थी, इसीलिए उन्हें बहुत पसंद आ गए थे वी चांगसे। वी चांगसे अब भी 18 साल के थे। वी चांगसे को भी पता था कि चांगसे सरन की शादी लैन क्लैन में तय है, इसीलिए वो ज़्यादा उन्हें अप्रोच नहीं करते थे। पर एक दिन चांगसे सरन ने खुद आकर उन्हें प्रपोजल मतलब अपने लव का कन्फेस किया था और साथ में अपनी पूरी फैमिली मतलब कि अपनी बहन, अपने जीजा जी मतलब कि जैंग फैमिया, मैडम यू और अपनी मदर सबको बता दिया था कि वो वी चांगसे को पसंद करते हैं। वो लैन फैमिली में शादी नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर ना बाओसेन सरन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसे डाँट लगाई थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती, उसकी शादी बहुत पहले से तय हो चुकी है। पर चांगसे सरन तो मतलब उन्हें ना कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो अपना प्यार के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने कह दिया था कि वो वी चांगसे से ही शादी करेगी। पर वी चांगसे ने मतलब बाओसेन सरन ने वी चांगसे से कहा था कि वो ऐसा ना करे, उनकी शादी पहले से ही तय हो चुकी है, इसीलिए वी चांगसे ने चांगसे सरन को मना कर दिया था। जिस टाइम चांगसे सरन का दिल बहुत ज़्यादा टूटा था और वो अपने घर मतलब कि बाओसेन सरन के साथ चली गई थी। वी चांगसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे। उन्हें भी चांगसे सरन पसंद थी, पर उसकी शादी तो पहले से ही तय हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी फीलिंग को किसी को बता नहीं पाए। पर जैंग फैमिया और मैडम यू अच्छे से जान चुके थे कि वी चांगसे के दिल में क्या है, इसीलिए वो अपनी मदर से बात करने गए थे। पर बाओसेन सरन ने ये बोल दिया था कि उसकी शादी मतलब कि चांगसे सरन की शादी कल ही है, कल ही वो लैंड सेक्ट में चले जाएगी। ये सब सुनकर ना सारे लोग शॉक थे, वहीं वी चांगसे भी शॉक थे। वहीं दूसरी तरफ लैंड फैमिली में किसी को भी नहीं पता था कि चांगसे सरन किसी और को पसंद करती है। सारे लोग शादियों की तैयारी में लगे हुए थे। सारे लोग बाओसेन सरन के घर में भी चले गए थे।
वहाँ सब लोग शादी के मंडप में खड़े थे। लैन कुरैन भी स्टेज पे खड़े हुए थे। सारे लोग वेट कर रहे थे, मतलब कि चांगसी सेरन आएगी तब शादी होगा। पर वहाँ चांगसी सेरन पूरा आधा 1 घंटा हो गया पर आई नहीं, जिसके कारण बाउसे सेरन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। वो कहाँ चली गई? और वो उसके रूम में भी जाती है, सब लोगों से भी पूछती है पर उन्हें किसी को भी नहीं पता था। फिर कुछ ही टाइम में वहाँ पर 2 पर्सन आते हैं। वहाँ चांगसे सेरन और वी चांगसे आए थे। वी चांगसे और चांगसे सेरन ने अपना हाथ, मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ा था और वो सबके सामने आकर अपने घुटनों पे बैठ गए थे और सबको कहा था कि उन दोनों ने शादी कर ली है। ये सब सुनकर ना सारे लोग शॉक थे, यहाँ तक कि लैन कुरैन भी। लैन कुरैन वी चांगसे और चांगसे सेरन की तरफ ही देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका प्यार किसी और के साथ शादी कर चुका है। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि बाकी लोग उसे, मतलब लैन फैमिली के लिए बुरा-बुरा बोल रहे थे। ये बोल रहे थे कि लैन फैमिली में कुछ बुरा ही होगा, इसीलिए देखो हमारी राजकुमारी इन्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। ये सब बातें लैन कुरैन सुन रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पर वो वी चांगसे और चांगसे सेरन को भी देख रहे थे। चांगसे सेरन अपना हाथ वी चांगसे के हाथ में बहुत टाइटली पकड़ के रखी थी। ये देखकर ना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने बचपन से, जब से उन्हें पता चला है तब से वो सिर्फ चांगसे सेरन से ही प्यार करते थे। वो सबसे कहते हैं कि मैं घर जा रहा हूँ। ये बोल वो लैंड सेक्ट के लिए निकल गए थे पर वहाँ बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हुआ था। जैसे कि बाउसन सेरन और लैनी का रिश्ता टूट गया था, उनको दोस्ती टूट गया था। सारे लोग सारे लोग वहाँ पर बहुत सारे बहस करते हैं और फिर जाकर बाउसन सेरन ने अपनी बेटी चांगसे सेरन और वी चांगसे की शादी के लिए माना था, पर वी चांगसे को जांग फैमिया के फैमिली मेंबर ने निकाल दिया था क्योंकि उसके कारण 3 फैमिली, मतलब कि तीनों दोस्त के बीच में दुश्मनी हो गई थी। जैसे कि लैन फैमिली, बाओसन सेरन और जैंग फैमिली की मदर का रिश्ता टूट गया था, उनकी दोस्ती टूट गई थी, जिसके कारण वो जैंग फैमिली की मदर वी चांगसे से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उन्होंने उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसा कर देगा और उसके कारण इतना सब बिगड़ जाएगा। इसीलिए वी चांगसे और चांगसे सेरन वहाँ से चले गए थे। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं। उनके, मतलब चांगसे सेरन के घर में एक बेबी होता है, वो विंग था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग के आने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा, जैसे कि मिसिस वी को, मतलब कि वी चांगसे और चांगसे सेरन को बाओसन सेरन ने और जैंग फैमिली ने माफ़ कर दिया था। जिसे देखकर लैन फैमिली बहुत भड़क गई थी कि वो दिखावा कर रहे हैं। पहले हमारे, मतलब लैन फैमिली से रिश्ता ना टूटे, उनके साथ रिश्ता कभी खराब ना हो, इस कारण उन्होंने अपने बेटे को, मतलब वी चांगसे को बाहर निकालने का दिखावा किया और जब उनका एक बेबी हो गया, जैसे अल्फा बेबी हो गया, तो उन्होंने फिर से उन्हें अपने पास ला लिया। ये देखकर लैन फैमिली, मतलब लैन कुरैन, लैन फैमिली, पूरी लैन फैमिली उनके ऊपर भड़क गई थी, जिसके कारण उनके बीच छोटा-मोटा युद्ध होने लग गया था। कभी वो दोनों सेक्ट एक दूसरे से बात नहीं करते थे। एक बार वैन सेक्ट में किसी की शादी हो रही थी, जिसके कारण सारे सेक्ट वाले वहाँ पर आए थे। वहाँ लैन और जियांग भी आए थे। लैन और जियांग एक साथ एक दूसरे को देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वहीं वी चांगसे और चांगसे सेरन को इतना खुश देखकर लैन चिंगेनजून को गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनके कारण उनका भाई आज तक कुंवारा है और वो इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया है, उसकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है। हाँ, जब उसे पता चला, मतलब लैन कुरैन को पता चला था कि चांगसे सेरन ने उसे छोड़कर किसी और से शादी की है, उनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया था। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रख लिया था। 2 साल, पूरा 2 साल वो कहीं भी बाहर नहीं गए थे, जिसके कारण चिंगेनजून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वी चांगसे और चांगसे सेरन के ऊपर। चांगसे सेरन को उन्होंने सुना भी दिया था, जिसके कारण चांगसे सेरन को भी बहुत बुरा लगा था, जिसके कारण उन दोनों के बीच बहस छिड़ गई थी और चिंगेनजून ने चांगसे सेरन के ऊपर हाथ उठा दिया था, क्योंकि चिंगेनजून चांगसे सेरन को अपनी बहन मानते थे और बहन उसके, मतलब चांगसे सेरन उसकी बहन जैसी है और वो अपने भाई के साथ बहस कर रही है, जिसे देखकर ही चिंगेनजून ने उसके ऊपर हाथ उठाया था। जब चिंगेनजून ने चांगसे सेरन के ऊपर हाथ उठाया था ना, तब वी चांगसे ने चिंगेनजून के ऊपर तलवार उठा दिया था और उन दोनों की भी लड़ाई चालू हो गया था। वहीं पर विंग था।
विंग ने ये सब देखा था। पर विंग विंग तो सिर्फ 4 साल का एक बच्चा था, तो उसे उतना सब कुछ पता नहीं है। वहीं वहाँ पास मैडम यू और जैंग फैमिली नहीं थे, क्योंकि उसी महीने में मतलब 1-2 महीने पहले ही उनकी माँ मतलब कि जैंग फैमिली की मदर का डेथ हुआ था। इसीलिए वो किसी शादी-वादी में नहीं जा सकते थे, और वैन सेक्ट का शादी है तो उनमें से किसी को जाना था, इसीलिए विंग की फादर और मदर वहाँ गए थे। दोनों के बीच मतलब वी चांग से और चिंगहेन जून के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, जिसे रोकने के लिए वहाँ के बाकी सेक्ट के लोग आ गए थे। जिसके बाद वो दोनों रुक तो गए थे, पर उन दोनों के बीच और भी ज़्यादा मनमुटाव होने लगा। फिर उसके बाद विंग अपने सेक्ट चला गया, मतलब अपनी फैमिली के साथ, और वहीं चिंगहेन जून भी अपनी फैमिली के साथ वैन सेक्ट चले गए थे। फिर कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि वी चांगसे और चांगसे सेरन कहीं गायब हो गए हैं। उन्हें नहीं पता था, पर जांग फैमिली उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी कि उन्हीं ने ही वी चांगसे और चांगसे सेरन को मारा है, क्योंकि वैन सेक्ट में चिंगहेन जुन ने ही उनके ऊपर तलवार उठाया था ना, इसीलिए सबको लग रहा था कि चिंगहेन जुन ने ही मारा है उनको। ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा था, इसीलिए पूरा लैन फैमिली और जैंग फैमिली के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगा, जिसे रोकने के लिए वहाँ बाओसेन सेरन और लैनी आए थे। दोनों ने उन दोनों सेक्ट के बीच में ये सौदा रखा था कि आज के बाद ये दोनों सेक्ट का कोई लेना देना नहीं रहेगा। बहुत सारे सौदे रखे थे, जिसके कारण उन दोनों फैमिली मतलब लैन फैमिली और जैंग फैमिली के बीच आज तक लड़ाई चल रहा था। तो चलिए हम अब प्रेजेंट का सीन में आते हैं। वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाकर वहां से जाने लगा, पर यानली उन दोनों के बीच में आकर बोलती है, राजकुमार प्लीज आप ऐसे मत जाइए ना। विंग बेहोश है, उसको इलाज की ज़रूरत है, उसे क्या हुआ है उसको देखने की ज़रूरत है। आप इसे लेके ऐसे जाओगे? प्लीज़ आप ऐसे मत लेके जाओ, और उसे होश में तो आने दो। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देख रही थी। वांग जी यानली की बात को समझ रहा था, और वो यानली को मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि यानली के कारण ही उसे विंग की शादी के बारे में पता था। नहीं तो उसे तो पता भी नहीं चलता कि विंग की शादी होने वाली है। वो यानली की बात मानकर अपना सर नोट कर देता है। फिर यानली उसे अपने रूम की तरफ ले जाती है। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे, पर वांग जी उन लोगों को इग्नोर करके विंग को उस बेड पे लेटा देता है। यानली एक डिसिपल को बोलती है, जाके हीलर को बुला के लाओ। वो डिसिपल भी हीलर को बुला के ला लेता है। वो डिसिपल जांग सेक्ट का ही एक हीलर था, इसीलिए वो विंग को तो जानता था। विंग एक अल्फा है, इसीलिए वो उसका इलाज करने लगा। वो देख रहा था कि विंग किस कारण बेहोश हुआ है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो बहुत बार उसे चेक करता है, फिर भी चेक करता है, फिर चेक करता है, फिर चेक कर वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि क्या हो गया है विंग को, जो इतना ज़्यादा ये परेशान हो रहे हैं। वो हीलर को कहते हैं, विंग को क्या हुआ है, और आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? वो हीलर वांग जी की तरफ देखता है और फिर विंग की तरफ, और वो हल्का सा टोन में बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर वो विंग के नब्ज को चेक कर रहा था। मैडम यू पीछे से बोलती है, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? विंग बेहोश क्यों हुआ है, ये तो बता सकते हो? वो हीलर कहते हैं, वो ये बोलकर वो अपने सर का पसीना पोंछते हैं, क्योंकि उन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो हीलर कहता है, आप किसी और हीलर को बुला लीजिए। ये बोलकर वो खड़ा हो गया। सबको कुछ भी समझ नहीं आया कि ये हीलर तो सबसे अच्छा हीलर है ना, ये क्यों बोल रहा है ऐसा? मैडम यू कहती है, क्या हुआ है आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हो। वो हीलर कहता है, मैडम यू मुझे सच में ही पता नहीं चल रहा है इन्हें क्या हुआ है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है और फिर अपना बो करता है और कहता है, प्लीज़ आप दूसरे हीलर को बुला लीजिए। जैसे ही जैंग जैंग ने ये सुना ना कि किसी और हीलर को बुला ली, वो गुस्से में बोलता है, क्या किसी और हीलर को बुला लो? जैंग सेक्ट में पूरे हीलर में से आप सबसे बेस्ट हीलर हो, आपको पता नहीं चला तो किसी और को क्या पता चलेगा? तभी जैंग फैमिया उसे शांत करवाते हुए हीलर से कहते हैं, आपको जितना पता चला है वो तो बता दीजिए। वो हीलर एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो धीरे से बोलते हैं, "अम, मेरी मैं इन्हें चेक कर रहा हूँ तो मुझे अलग ही इनकी बॉडी अलग ही फील हो रही है। इनके इनके पेट में मुझे एक और अंश पता चल रहा है, पर इनके मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आपको समझाऊँ?" ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। मैडम यूँ कहती है, आपका मतलब क्या है?
साफ साफ बताइए ना। तभी वो हीलर एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे मुझे लगता है कि राजकुमार वी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे। तभी वो हीलर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। राजकुमार वी एक एक अल्फा है, उनकी बॉडी एक अल्फा की है, पर बेबी वो बेबी कैसे कैरी कर सकते हैं? और मुझे मुझे उनके पेट में भी कोई ऐसा पता नहीं चल रहा कि उनके पेट में गर्भाशय है। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। सारे लोग शॉक थे, ये कैसे, मतलब ये क्या है? उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें इतना तो महसूस हुआ कि विंग प्रेग्नेंट है, ये तो समझ में आया, पर हीलर कह रहे हैं कि विंग के पेट में कोई भी गर्भाशय नहीं है, तो बेबी कैसे पैदा होगा? ये सब सोच रहे थे। और तभी मैडम ये कहती, आप क्या बकवास कर रहे हो? विंग प्रेग्नेंट है, वो हमें समझ आ सकता है, पर आप कह रहे हो आपको उन उसके पेट में कोई गर्भाशय महसूस नहीं हो रहा है? वो हीलर कहता है, हाँ वही मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर रहा था। सारे लोग टेंस थे। वांग जी उसके पास आता है, हीलर के पास आता है, और वो कहता है, पर पर आप इसे एक बार अच्छे से चेक कीजिए ना। मु- आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। विंग 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 ठीक तो होगा ना? और प्लीज़ आप चेक कीजिए ना। मुझे हाँ, मुझे लगता है आप ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो। ये अल्फ़ा है ना, आप जानते हो इसलिए। एक बार ओमेगा की तरह देखो ना, विंग ओमेगा भी हो सकता है ना, प्लीज़ इसे देखो ना। ये बोलकर वो हीलर की तरफ देख रहा था। हीलर उसको देखते हुए बोलता है, ओमेगा? पर राजकुमार वी तो एक अल्फ़ा है ना? ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देखने लगा। यू कहती है, हाँ पर उसे एक कर्ज़ मिला है, उसके कारण वो, ये बोलते हुए वो अपनी आंखों को इधर-उधर कर रही थी। जब हिलर ने सुना कि विंग को एक कर्ज मिला है, तब उसे समझ आया और वो मैडम यू से कहते हैं, मैडम यू, आप कह रही हो कि राजकुमार वी को कर्ज मिला है, तो आपको एक अच्छे कर्ज का तोड़, मतलब उसे कर्ज को तोड़ने वाला इंसान उसके पास जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे राजकुमार वी की बॉडी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये बोलकर वो ग्रीट करता है और फिर वहाँ से वो चला गया। मैडम यू और बाकी लोग परेशान हो गए थे। तभी मैडम यू ज़ोर से चिल्ला के बोलती है उसके डिसिपल को, जाओ किसी अच्छे से कर्ज को देखने वाले इंसान को लेके आओ। वो डिसिपल जल्दी से वहाँ से भाग गया। कुछ ही टाइम पे वहाँ एक लेडी आती है। वो लेडी आते ही उन लोगों को ग्रीट करती है। मैडम यू कहती है, प्लीज़ आप मेरे बेटे को देखिए ना। ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा करती है। वो लेडी विंग के पास जाती, उसका नब्ज़ चेक करती है और वो कहती है, इन्हें कर्ज किसने दिया था और कैसा कर्ज था? आप मुझे बता सकते हो क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन-सा कर्ज है? ये बोलकर वो उन सभी को देखने लगी। वांग जी कहता है, ये फ्लावर गॉड उन्होंने कर्ज दिया था, जो हम ये बोलकर वो थोड़ा हिचकिचा रहा था और वो कहता है, हम ईलिंग ईलिंग जा रहे थे तब हमें कर्ज मिला था। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है, क्या? वो फ्लावर गॉड ने ये कर्ज दिया है? वांग जी अपना सर नोट करता है। वो लेडी कहती है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आपको उस फ्लावर गॉड से ही बात करनी होगी। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा इस कर्ज के बारे में। ये बोलकर वो उन लोगों को ग्रीट करती है और वहाँ से चले गई। वांग जी बहुत परेशान हो गया था। वो विंग के हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था। तभी वांग जी अपने मन में कहते हैं, फ्लावर गॉड कहाँ हो आप? प्लीज़ प्लीज़ आप आ जाइए। मेरे विंग को कुछ हो गया है, प्लीज़ आप आ जाइए। ये बोलकर उसके आंखों से एक बूंद आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे गिर गया था। जैसे ही वो बूंद नीचे गिरा ना, वहाँ पर एक लाइट हुआ, मतलब एक बहुत तेज सी रोशनी आई, जिसके बाद एक आवाज़ आती है। वांग जी उस आवाज़ को बहुत अच्छे से पहचानता था। वो सीधा पीछे मुड़ता है। सारे लोग उसी तरफ ही देख रहे थे। वो फ्लावर गॉड वांग जी की तरफ आते हुए कहती है, वांग जी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे इस तरह मत बुलाया करो। मेरे पास भी बहुत सारे काम होते हैं। वांग जी उसके पास आता है। मतलब उसकी आंखों में आंसू थे। वो उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी विंग को बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया है। फ्लावर गॉड ये जब सुनती है ना, वो कहती है, विंग को कुछ हो गया है? ये बोलते हुए वो सीधा विंग जहाँ सोया हुआ था वहाँ चले गई। वांग जी भी उठ के उनके पीछे-पीछे ही जा रहा था। सारे लोग फ्लावर गॉड की तरफ ही देख रहे थे। फ्लावर गॉड विंग के पास आके बैठ जाती है और वो
उसकी बॉडी को चेक करने लगी। वो एक अलग ही स्माइल करती है जिसे देखकर ना सारे लोग कंफ्यूज थे कि ये स्माइल क्यों कर रही है। विंग बेहोश है, विंग की तबीयत खराब है तो ये स्माइल क्यों कर रही है, सारे लोग के मन में यही चल रहा था। वहीं वांग जी कहता है ये इसे क्या हुआ है, प्लीज बताइए ना, इसे होश क्यों नहीं आ रहा है। फ्लावर गॉड वांग जी की तरफ देखते हुए बोलती है फिक्र मत करो, ये होश में आ जाएगा। ये बोलकर वो अपने हाथों से कुछ जादू कर दी और वो वांग विंग के फेस पे फहरा देती है, जिसके कारण कुछ ही टाइम में विंग को होश भी आ जाता है। जिसके बाद ना वांग जी सीधा विंग के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। वो सच में रो रहा था। विंग उसे देखकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है लैनसेन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वांग जी पर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वो फ्लावर गॉड थोड़ा सा गुस्से वाले टोन में विंग को कहती वी वुशियान, तुम पागल हो गए हो क्या। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी को छोड़ता है और वो उस फ्लावर गॉड की तरफ देखता है। फ्लावर गॉड को देखते ही ना विंग थोड़ा शॉक में हो गया था कि ये यहाँ क्यों आई है, पर वो कुछ ज्यादा ना सोच के उन्हें ग्रीट करता है। वो फ्लावर गॉड उसका कान पकड़ते हुए बोलती है इडियट, अगर कुछ टाइम और होता तो तुम्हारी क्या हालत होती तुम्हें पता भी है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लावर गॉड कह क्या रही है। वो फ्लावर गॉड उसे हल्का सा उसके सर पे हिट करते हुए बोलती है अगर कहीं टाइम में वांग जी ने मुझे यहाँ नहीं बुलाया होता ना, तुम तो अपनी तबीयत के साथ साथ अपने बेबी का भी तबीयत को खराब कर देते ना। विंग जब ये सुनता है वो शॉक में था। बेबी, कहाँ से, किसका बेबी। वो फ्लावर गॉड कहती है इडियट, तुम प्रेग्नेंट हो और 1 महीने से प्रेग्नेंट हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और क्या तुमने अल्फा बनने वाला वो दवा पी है ना। विंग कहता है हाँ मैंने वो दवा पी है। इसे सुनकर वो फ्लावर गॉड थोड़ा सा मुंह फुलाते हुए बोलती है इसी कारण तुम्हारी बॉडी इस तरह से वीक हो गई है। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारी बॉडी अभी किस कंडीशन में है। विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पहले उस फ्लावर गॉड की तरफ देखता, फिर वांग जी की तरफ, फिर उस फ्लावर गॉड की तरफ। वांग जी तो सिर्फ उस फ्लावर गॉड की बातों पे ध्यान दे रहा था। वो फ्लावर गॉड कहती है तुमने प्रेगनेंसी में भी उस दवा को पी लिया, इसी कारण तो देखो आज तुम्हारी हालत क्या हो गई है। तुम एक अल्फा बन चुके हो, तुम पर तुम्हारे पेट में एक बेबी है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। अल्फा बेबी, तुम कैसे, अल्फा के पास वॉर्म नहीं होता, पर तुम्हारे पास भी वॉर्म नहीं है, पर तुम्हारे पेट में बेबी है। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है विंग। अभी वहां पर मैडम यू कहती है आपका मतलब है कि विंग अल्फा बन चुका है पर उसके पेट में बेबी है। वो मतलब फ्लावर गॉड उसकी तरफ देखते हुए बोलती है आप कौन। वो मतलब मैडम यू कहती है मैं विंग की माँ हूँ। ये सुनकर वो फ्लावर गॉड एक साय करती है और वो कहती है अच्छा, आपको विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पता है ना प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और विंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि विंग एक अल्फ़ा है, उसके पेट में वॉर्म नहीं है, उसके बेबी को हमें जादू से निकालना पड़ेगा। मुझे पता है आप जादू कर सकती हो ना। ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देखती है। मैडम यू कहती है आपको कैसे पता। वो फ्लावर गॉड कहती है मुझे पता है क्योंकि वो तुम्हारा लॉकेट। ये बोलकर वो उसके गले पे पॉइंट करती है। मैडम यू को समझ आ गया था कि ये लॉकेट उसकी माँ का है ना, तो ये तो सब जानते कि पाउसन सेरेन एक बहुत अच्छी वाली कल्टीवेटर थी और उनके पास बहुत अच्छा पावर भी था, इसीलिए सब जानते थे। वो लेडी मतलब मैडम यू उस फ्लावर गॉड को नोट करती है। फ्लावर गॉड कहती है तब ओमेगाओ की प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, पर विंग, ये बोलकर वो विंग की तरफ देखती है। विंग एक अलग केस है, वो 3 मंथ में ही प्रेग्नेंट मतलब उसके बेबी आ सकते हैं, तो आप सभी को उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और विंग तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, ठीक है ना। विंग अपना सर नोट करता है, उसे ना अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो अपने बेली के मतलब ऊपर हाथ रखा हुआ था। वो अपने मन में ही कह रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर कैसे। ये सोचते हुए वो पहले अपनी बेली को देखता, फिर वांग जी को। वांग जी अपना सर नोट कर रहा था, जो भी वो लेडी मतलब फ्लावर गॉड कह रही थी ना, उन सभी बातों पे अपना नोट करा जा रहा था।
वो विंग का ख्याल रखेगा। वो फ्लावर गॉड फिर से वांग जी को कहती है, वांग जी तुम्हें 3 महीनों के बाद, मतलब कि 2 महीनों के बाद विंग को वहीं लाना है, ओके? मैं वहाँ विंग का अपने जादू से ऑपरेशन करूँगी, उसके बाद वो ठीक होगा। और हाँ, एक और बात, विंग विंग के पेट में 2 बेबी हैं। ये बोलकर वो वांग जी को देखने लगी। विंग का तो मुँह खुला का खुला रह गया था। उसे अभी पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बेबी है, और अब उसे ये भी पता चल रहा है कि उसके पेट में दो बेबी है। वो पहले शॉक हो गया था और फिर वांग जी को देखता है, वो एकदम इतना शॉक में था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे पता भी नहीं चल रहा था। वांग जी विंग के आंखों में देख रहा था। विंग कहता है, लैंजन, मैं ये बोलते हुए वो तो कुछ, मतलब उसकी आवाज़ से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। वो कहता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं लैंजन, हम दोनों, ये बोलते हुए वो लैंजन को सीधा गले लगा लेता है। लैंजन भी हल्का सा स्माइल करता है। विंग फिर अपने आप को शांत करता है और फिर फ्लावर गॉड को बो करता है। वांगजी भी उसे बो करता है और फ्लावर गॉड कहती है, और हाँ, 2 महीनों से पहले मुझे परेशान मत करना। और हाँ विंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता देती हूँ, ओके? और लान वांग जी, मैं भी तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या करना है। विंग को लड़ाई करने भी नहीं देना। विंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ओके? उसकी पूरी एनर्जी उसके बच्चे ले लेंगे, मतलब कि उसकी पूरी गोल्डन कोर की एनर्जी उसके दोनों बच्चे ले लेंगे, जिसके कारण तुम्हें उनके बच्चों को एनर्जी देना पड़ेगा, विंग को एनर्जी देना पड़ेगा। वांग जी अपना सर नोट करता है और तभी वो कहती है, और हाँ, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फल फ्रूट खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं खाना है। और वो बहुत सारा कुछ बताती है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। उसे ना शराब नहीं पीना है और तीखा भी नहीं खाना है, वो ज़्यादा घूम भी नहीं सकता, खेल भी नहीं सकता। ये क्या है यार? ये सोचते हुए वो अपना मुंह बना लेता है। उसने पाउडर बना लिया था। वो फ्लावर गॉड कहती है, विंग तुम्हें ध्यान रखना होगा। विंग अपना सर नोट करता है पर उसके मुंह में पाउडर बना हुआ था। उसके बाद वो फ्लावर गॉड सबको देखते हुए बोलती है, आप सबको विंग का ख्याल रखना पड़ेगा, ओके? नहीं तो विंग की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और साथ में बेबीज की भी। सारे लोग अपना सर नोट करते हैं। उसके बाद वो फ्लावर गॉड वहाँ से चले गई थी। सारे लोग विंग को देख रहे थे। विंग इतना ज़्यादा खुश था, वो सीधा वांगजी को गले लगा लेता है और वो उसके गालों पे किस करने लगा। वहीं वांगजी भी उसको किस करने लगा और कह रहा था, विंग देखा, हम अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं, ये बोलते हुए वो विंग के होठों पे किस कर लेता है सबके सामने। सारे लोग शॉक थे, उन्होंने तो अपना फेस इधर उधर कर लिया था। तभी मैडम यू खांसते हुए बोलती है, विंग। विंग जब अपनी मदर की आवाज़ सुनता है, वो सीधा अपनी माँ की तरफ देखता है। उसे याद आ रहा था कि कैसे मैडम यू ने बोला था कि अगर वो वांगजी के साथ जाना चाहता है, लैन फैमिली में जाना चाहता है, तो उसका रिश्ता जांग से साथ टूट जाएगा। ये सोचते ही ना विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। मैडम यू उसके पास आते हुए बोलती है, विंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो उसके पास आ रही थी। विंग ने अपने, मतलब वांगजी को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था, जिसे देखकर मैडम यू को थोड़ा सा, मतलब बुरा लगता है। वो उसके पास आते हुए बोलती है, विंग घबराओ मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी खुशियाँ ही चाहूँगी। तुम अगर वांगजी के साथ रहना चाहते हो तो मैं, ये बोलते हुए उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया था और वो, उनके आंखों में आंसू भी आ गए थे। और वो कहती है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर प्लीज़ मुझे मुझे ऐसे ऐसे ट्रीट मत करो। ये बोलकर वो विंग को देखने लगी। विंग जब अपनी माँ के ऐसी आवाज़ सुनता है और ऐसी बातें ना, वो वहाँ से खड़ा होकर सीधा अपनी माँ को गले लगा लेता है और कहता है, माँ, मैं वांग जी को बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसे उसे छोड़ने मत बोलो ना, और मैं उसको छो उसके साथ जाऊँगा तो मैं आपको भी नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर वो रोने लगा। मैडम यू भी उसके बैग को रैप करते हुए बोलती है, नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगी। मैं मैं तुम्हारे डिसीज़न में तुम्हारा साथ दूँगी। विंग भी स्माइल करता है। उसके बाद उसकी पूरी फैमिली, मतलब कि जैंग चैंग, वहाँ पर यानली भी थी, यानली और जैंग फैमिया, सभी के सभी एक ग्रुप हग करते हैं। विंग सबके साथ बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी भी खड़ा हो गया था। वो भी उन सभी के लिए खुश था कि अब सब ठीक हो गया।
पर क्या उसके अंकल मानेंगे? ये सोचते हुए वांग जी अपने अंकल की तरफ देख रहा था। उसके अंकल भी वांग जी को देखते हुए बोलते, क्या तुम मुझे क्या देख रहे हो? मैं भी इतना ज़्यादा बुरा नहीं हूँ, और अब तो मेरी फैमिली में दो दो हायर आने वाले हैं, तो मैं विंग को कैसे छोड़ सकता हूँ इन जैंक्स के साथ? ये बोलकर वो उन लोगों की तरफ देखने लगा। जब मैडम यू ये सुनती है, वो लैन कुरैन की तरफ थोड़ा सा गुस्से भरी निगाह में डालती है, पर वो उसे इग्नोर करके फिर सीधा विंग के फेस को पकड़ती है और उसके माथे पर किस करते हुए बोलती है, मैं खुद धूमधाम से तुम लोगों की शादी करवाऊंगी, ओके? विंग ये सुनकर अपना सर एकदम प्यार से नोट करता है। वहीं लैन कुरैन भी बोलते हैं, हाँ, मैं भी सबको बता दूंगा कि मेरा नेफ्यू और तुम्हारे बेटे के बीच में हम लोग शादी करें, और हाँ, मैं पुराना रिश्ता को, मतलब हमारी दुश्मनी के रिश्ते को ख़त्म करता हूँ। अब हम नया रिश्ता स्टार्ट करेंगे। ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ देखता है। सारे लोग शॉक हो गए थे, लैन कुरैन ये बोल रहा है, पर वो थोड़े से थोड़ा टाइम तो शॉक रहते, फिर वो भी स्माइल करने लगे। और तभी जैंग चैंग कहता है, तो फिर मेरा और सिचैन की शादी भी आप लोग मानते हो ना? ये बोलकर वो उन लोगों को देखने लगा। पर लैन कुरैन थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं, मैंने सिर्फ वांग जी और विवुशान के रिश्ते को माना है, मैंने तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं एक्सेप्ट किया। ये बोलकर वो जैंग चैंग को गुस्से में देखने लगा। पर जैंग चैंग कहता है, अरे ये कैसी बात हुई भला? मेरे भाई और मेरी सीजे की शादी हो गई, पर मैं तो कुंवारा रह जाऊंगा। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा प्यारा सा सिचैन भी कुंवारा रह जाएगा ना? आप नहीं करवाना चाहते ना, तो ठीक है, मैं अपनी सिचैन को अपने बेबी से प्रेग्नेंट कर दूंगा, फिर तो सबको मानना पड़ेगा। ये बोलकर वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन का पूरा फेस रेड हो गया था, पर जब लैन कुरन ये सुनता है, वो थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जैंग चैंग उसकी तरफ थोड़ा सा टॉन्ट मारते हुए बोलता है, मेरी हिम्मत के बारे में मत ही बात करो। सिचैन, बताओ अपने अंकल को मेरे पास कितनी ज़्यादा ताकत है। ये बोलकर वो सिचैन की तरफ देख रहा था। सिचैन ये सुनकर उसकी डबल मीनिंग बातों को समझ रहा था। वो अपना सर नीचे कर लेता है। उसने ना जैंग चैंग को कर्स करना चालू कर दिया था। वो कैसे इन सभी के सामने वो सब बातें कर सकता है? पर तभी मैडम यूँ कहती है, कुरैन, मेरा बेटा तो तुम्हारे घर जा ही रहा है, तो क्यों ना हम तुम्हारे नेफ्यू को भी हमारे घर ला लें? वैसे भी ये दोनों एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं, कोई गुनाह भी तो नहीं किया इन्होंने। लैन कुरैन ये सुनकर अपना आई रोल करता है और फिर अपने नेफ्यू सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन भी उसकी तरफ एकदम प्लीडिंग आईज से देख रहा था। वो अपने मन में ही बोल रहा था, प्लीज़ अंकल, हाँ बोल दो ना, प्लीज़। ये बोलते हुए वो अपने मन में ये सोचते हुए लैन कुरैन की तरफ देख रहा था। लैन कुरैन भी उन सभी के निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर पा रहे थे। सभी के निगाहों में ये था कि हाँ बोल दो। जब वांगशान की शादी को हाँ बोल दिया, तो हमारे चैंगशियान की भी शादी को हाँ बोल दो। ये मतलब उनको भी महसूस हो रहा था, इसीलिए वो अपना आई रोल करते हुए बोलते हैं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे हमारे चैंग और सिचैन की शादी, और हाँ, हमारे इस एफएफ का कल लास्ट पार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।